क्या आप लोगों को पता है दुनिया में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट कितना भी खाना क्यों ना खा ले फिर भी उसका वेट वापस नहीं बढ़ता। इस कंडीशन को कहते हैं कैकेक्सिया, जिसमें बॉडी अपने ही मसल्स को फ्यूल की तरह जलाना शुरू कर देती है। ये वेट लॉस नहीं है बल्कि एक मेटाबॉलिक वॉर होता है जिसमें बॉडी अपने ही स्ट्रेंथ के खिलाफ लड़ती है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूषण और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम समझने वाले हैं केकेक्सिया के बारे में। केकेक्सिया एक सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बेवजह वजन बहुत ज्यादा घटने लगती है, मसल्स कमजोर हो जाती है और बॉडी धीरे धीरे टूटने लगती है। केकेक्सिया में बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज ही नहीं कर पाती, इसलिए सिर्फ कैलोरीज बढ़ाने से फायदा नहीं होता। केकेक्सिया आमतौर पर लंबी और सीरियस बीमारियों के साथ होती है, जैसे कैंसर, हार्ट फेलुअर, टीबी, सीओपीडी, एड्स, किडनी डिजीज या लिवर डिजीज। इन बीमारियों में बॉडी इन्फ्लामेशन करने वाली केमिकल्स रिलीज करती है जो मसल्स और फैट को तोड़ने लगते हैं। अगर नॉर्मल वेट लॉस और केकेक्सिया से होने वाली वेट लॉस, दोनों से होने वाली वेट लॉस के बारे में बात करा जाए तो जो नॉर्मल वेट लॉस होती है डाइट और एक्सरसाइज की वजह से अराइज होता है। अगर ठीक और अच्छी डाइट नहीं लेते या फिर एक्सरसाइज नहीं करते तो नॉर्मल वेट लॉस होता है। नॉर्मल वेट लॉस को कंट्रोल करा जा सकता है और इसमें मसल्स बचते हैं, यानी मसल्स ज्यादा सूख नहीं जाते और वापस से बढ़ाया भी जा सकता है डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू। दूसरी ओर केकेक्सिया से होने वाली वेट लॉस के बारे में बात करा जाए तो ये नॉर्मल वेट लॉस की तरह डाइट और एक्सरसाइज के कम होने के कारण नहीं होता बल्कि बीमारी की वजह से अराइज होता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है और इसी कंडीशन में मसल्स घट जाते हैं, यानी अगर एक बार मसल्स घट जाए या सूख जाए तो उसको वापस से ग्रो करना इम्पॉसिबल होता है। केकेक्सिया हर 100 पेशेंट में से 80 लोगों को इफेक्ट करता है और उसी 80 लोगों में से 20 से 30 लोगों की मौत केकेक्सिया की वजह से होता है। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केकेक्सिया कितना खतरनाक कंडीशन है और इसके बारे में स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है। केकेक्सिया ये जो टर्म है ये ग्रीक शब्दों से आया हुआ है और ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। केकोस इसका अर्थ होता है बेड और हेक्सिस इसका अर्थ होता है कंडीशन, मतलब शरीर की बुरी अवस्था को केकेक्सिया कहा जाता है। केकेक्सिया की अगर टाइप्स की बात करा जाए तो ये बहुत टाइप्स के होते हैं। उनमें से मैं आप लोगों को 4 टाइप्स के केकेक्सिया के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन है, ज्यादा करके पेशेंट में पाए जाते हैं। 1. कैंसर केकेक्सिया, 2. कार्डियक केकेक्सिया, 3. पल्मोनरी केकेक्सिया एंड नंबर 4. रेनल केकेक्सिया। कैंसर केकेक्सिया ये मोस्ट कॉमन केकेक्सिया है जो कैंसर पेशेंट में पाया जाता है। इस वाले केकेक्सिया में टीएनएफ अल्फा और इंट्राल्यूकिन 6 करके दो सिग्नलिक प्रोटीन्स होते हैं जिसको साइटोकाइन्स भी बोला जाता है और इन दोनों को प्रोटीन सेल्स आपस में मैसेज भेजना, अलर्ट करना और इन्फ्लामेशन कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जब कैंसर वाले सेल्स हेल्थी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं तभी बॉडी का इम्यून सिस्टम टीएनएफ अल्फा और इंट्राल्यूकिन 6 को अपने पास बुलाता है और बोलता है मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से समझाना प्रेफर करूंगा ताकि जो नॉन बायोलॉजी वाले हैं उन लोगों को भी समझ में आए। इन दोनों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जाओ जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, मसल्स, सबके पास जाओ और ये बोलो कि कोई बाहर का कैंसर सेल अटैक कर चुका है, इसलिए अलर्ट हो जाओ और अपना अपना इन्फ्लामेशन कंट्रोल करें ताकि कैंसर सेल स्प्रेड कर ना पाए। फिर ये दोनों तुरंत ब्लड के सरफेस में चिपक के निकल पड़ते हैं। लंबे सफर के बाद ये दोनों अपने अपने टारगेट ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं। तभी ये दोनों भूल जाते हैं कि इन दोनों को असल में कौन सा मैसेज पहुंचाना था। ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, जो टीएनएफ अल्फा रहता है वो कहता है कोई कैंसर सेल्स अटैक कर चुका है, इसलिए जितने भी मसल सेल्स हैं सबको तोड़ो और सारा फैट्स को जलाना तुरंत चालू कर दो। वहीं दूसरी ओर इंट्राल्यूकिन 6 कहता है जितना हो सके उतना इन्फ्लामेशन करवाओ और जितना एपिटाइट कम हो सके उतना कर दो। जबकि इन दोनों को बोलना क्या था कि कोई कैंसर सेल्स आ चुका है उसके लिए अलर्ट हो जाओ और इन्फ्लामेशन कंट्रोल करो ताकि जो कैंसर सेल्स है वो स्प्रेड कर ना पाए, लेकिन ये दोनों उसका उल्टा कह देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है वेट लॉस, भूख कम हो जाना और बुखार, थकान वगैरह वगैरह। इस वाले केकेक्सिया में हाई इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है टीएनएफ अल्फा और इंट्राल्यूकिन 6 के बेवकूफ़ी की वजह से। नंबर 2, कार्डियक केकेक्सिया। कार्डियक केकेक्सिया एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो क्रोनिक हार्ट फेलियर पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, जिसमें बेवजह वेट लॉस, मसल्स लॉस और सीवियर वीकनेस वगैरह देखने के लिए मिलता है। सिर्फ भूख कम लगना नहीं बल्कि पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाना इसका रीजन होता है और इस वाले केकेक्सिया में 5 से 10% वेट कम हो जाता है 6 महीने में। सोचो कि हार्ट एक पंप है जो पूरी बॉडी को एनर्जी का पानी सप्लाई करता है। जब पंप वीक हो जाता है बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से जितने भी सेल्स रहते हैं सब पैनिक मोड में आ जाते हैं। मसल्स प्रोटीन टूटने लगते हैं, फैट्स धीरे धीरे करके फ्यूल की तरह जलने लगते हैं, बॉडी का हार्मोन्स इम्बेलेंस होने लगते हैं
कार्टिजोल करके एक स्ट्रेस हार्मोन रहता है। हार्ट फेलियर होने की वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ग्लैंड को नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण कार्टिजोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, वो ज़्यादा सीक्रेट होता है और रात में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता और इन सब कारण के वजह से कार्डियक कैकेक्सिया दिखाई देता है और ये कैकेक्सिया हर 100 पेशेंट में से 10 से 30 लोगों को इफेक्ट करता है। नंबर 3, पल्मोनरी कैकेक्सिया। पल्मोनरी कैकेक्सिया ये जो कंडीशन है ये क्रोनिक लंग्स डिजीज के पेशेंट में होती है। ऐसे पेशेंट जो सीओपीडी, टीबी और अस्थमा जैसी बीमारी से अफेक्टेड हैं, ये भी सेम कार्डियक कैकेक्सिया जैसी साइंस और सिम्टम्स दिखाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लंग्स को इफेक्ट करता है और कार्डियक कैकेक्सिया हार्ट को। लेकिन एक चीज जो यहाँ देखने को मिलता है वो पिछले 2 कैकेक्सिया में देखने को नहीं मिलता और वो है एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर ब्रीथिंग। पहले तो ये एक ऐसी पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन भर भर के चाहिए और दूसरा कैकेक्सिया इसको सांस लेने नहीं देता और इस पेशेंट को ब्रीथिंग एक एक्सरसाइज जैसी हो जाती है, इसलिए कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है और ज़्यादा रैपिडली वेट लॉस होता है। ये 5 से 15% लोगों को इफेक्ट करता है, यानी हर 100 लंग्स डिजीज वाले पेशेंट में से 5 से 15 लोगों को इफेक्ट करता है। पल्मोनरी कैकेक्सिया जो है ये पेशेंट के आखिरी स्टेज में ज़्यादा करके इफेक्ट करता है। नंबर 4, रेनल कैकेक्सिया। रेनल कैकेक्सिया जो है क्रोनिक किडनी डिजीज के एडवांस स्टेज में होता है, जिसमें अनइंटेंशनल वेट लॉस, मसल्स मास लॉस, सीवियर वीकनेस और भूख कम लगना देखा जाता है। किडनी खराब हो जाने की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट को प्रॉपरली निकल नहीं पाता। टॉक्सिन्स एक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो नॉर्मल किडनी यूरिन के थ्रू निकाल देती है, लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज में जमा हो जाती है और ये टॉक्सिन्स मसल्स के मेटाबॉलिज्म को डैमेज करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के वजह से ब्लड एसिडिक हो जाता है और बॉडी एसिड न्यूट्रल करने के लिए मसल्स प्रोटीन को तोड़ने लगती है। अभी चलिए समझते हैं 7 सबसे बड़ी कारण जो कैकेक्सिया को डेवलप करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, साइटोकाइंस जो प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं लोगों की मैसेज कैरी करने के वक्त गड़बड़ी होने के कारण होता है। साइटोकाइंस जो TNF अल्फा, इंट्राल्यूकिन 6 और इंट्राल्यूकिन 1 रहते हैं, इन्हीं लोगों को बॉडी ऑर्गन्स के पास अलर्ट और इन्फ्लामेशन कंट्रोल करने के लिए भेजे जाते हैं, पर ये दोनों मिस इन्फॉर्मेशन देने के कारण बॉडी की इन्फ्लामेशन कंट्रोल बिगड़ जाता है, जिसके वजह से जो अटैक करने वाला सेल्स रहता है वो अपने आप को और ज्यादा स्प्रेड करता है और मसल्स और फैट को ब्रेक डाउन करता है। नंबर 2, अंडरलाइंग सीरियस डिजीजेस। ये जो कैकेक्सिया है ये कोई छोटी मोटी सर्दी या फिर जुकाम की वजह से अराइज नहीं होता, ये क्रोनिक यानी लंबे समय से चल रही बीमारियों के वजह से अराइज होता है। कैकेक्सिया अक्सर कैंसर, क्रोनिक हार्ट फेलियर, सीओपीडी, टीबी, सीकेडी, HIV, एड्स और क्रोनिक लिवर डिजीज जैसे बीमारियों के वजह से अराइज होता है। नंबर 3, एपेटाइट लॉस, जिसको मेडिकल टर्म में एनोरेक्सिया भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है भूख कम लगना, चाहे बॉडी को एनर्जी की जरूरत। बीमारी के वजह से साइटोकाइंस निकलते हैं। साइटोकाइंस क्या है? जो TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6, ये साइटोकाइंस ब्लड के थ्रू ब्रेन के हाइपोथैलेमस तक पहुंचती है। हाइपोथैलेमस नॉर्मली भूख बढ़ाता है, लेकिन साइटोकाइंस भूख बढ़ाने वाला सिग्नल्स को ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को खाना देखकर भी खाने के लिए मन नहीं करता। कम खाना और प्रोटीन इंटेक कम हो जाने के कारण कैलोरीज इंटेक कम हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी को डेली फ्यूल नहीं मिल पाता। पर बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। जब एनर्जी कम जनरेट होती है तब बॉडी इमरजेंसी मोड में आ जाती है और फिर बॉडी एनर्जी मेंटेन करने के लिए अपने ही फैट्स और मसल्स को खाने लगती है। नंबर 4, टॉक्सिन्स जमा होने के कारण। टॉक्सिन्स एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का, जो नॉर्मली लिवर और किडनी निकाल देते हैं। जैसे कि किडनी यूरिया और क्रिएटिनाइन निकलता है, लिवर वे से बिलिरुबिन और एमोनिया को निकलता है। ये सब टॉक्सिन्स तब निकलते हैं जब किडनी फेल हो जाए, लिवर फेल हो जाए और कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है और ये टॉक्सिन्स ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। टॉक्सिन्स को बॉडी डेंजर सिग्नल समझता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इम्यून सेल्स एक्टिवेट होने के बाद साइटोकाइंस रिलीज होती है और इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है और जो टॉक्सिन्स रहता है वो मसल्स की माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है, जिसके वजह से रैपिडली मसल्स लॉस होते हैं। नंबर 5, हार्मोनल इम्बैलेंस। बॉडी का हार्मोन इम्बैलेंस होना सबसे बड़ी वजह है कैकेक्सिया की। जब बॉडी नॉर्मल स्टेज में रहती है, इंसुलिन, IGF-1 और टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल में रहते हैं और ये तीनों मिलकर मसल्स बनाने में मदद करते हैं और कार्टिसोल भी अपने कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब इन तीनों में गड़बड़ी आ जाती है या फिर किसी बीमारी की वजह से इन हार्मोन्स की स्टेबिलिटी बिगड़ जाता है, तभी मसल्स तोड़ने वाली हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और मसल्स को खा जाते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, हार्मोन इम्बैलेंस में कैटाबोलिक हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल बढ़ जाता है
और एनाबॉलिक हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, IGF-1 और टेस्टोस्टेरोन कम जाते हैं, जिससे मसल्स प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर कैकेक्सिया होती है। नंबर 6, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाने की वजह से। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे बॉडी एनर्जी को कैसे बनाती है, कैसे यूज करती है और कितना स्टोर करती है, इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। कैकेक्सिया में मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से बिल्कुल अल्ट्रा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाने से बॉडी एनर्जी वेस्ट करने लगता है। मेटाबॉलिज्म तब बिगड़ता है जब बॉडी का किसी भी ऑर्गन्स फेल हो जाता है। सो चलिए अभी हम समझते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेगा इसको प्रिवेंट करने के लिए। मैं आप लोगों को ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके कैकेक्सिया प्रिवेंट करा जा सकता है। कैकेक्सिया कम्प्लीटली प्रिवेंट करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये मोस्टली क्रोनिक डिजीज रिलेटेड होती है, लेकिन अर्ली स्टेज में कंट्रोल और प्रोग्रेशन को स्लो जरूर की जा सकती है। नंबर 1, अंडरलाइंग डिजीज का अर्ली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। जितने भी अंडरलाइंग डिजीज है जैसे कि हो गया कैंसर, CKD, हार्ट फेलियर, COPD, TB जैसे डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस प्लस एग्रेसिव ट्रीटमेंट, यानी कि इसको अगर शुरुआती दौर में पता करके ट्रीटमेंट करा जाए तो कैकेक्सिया को प्रिवेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर डिजीज एक्टिव रहेगी तो कैकेक्सिया बढ़ेगी, लेकिन डिजीज कंट्रोल रहेगी तो कैकेक्सिया भी कंट्रोल में रहेगी। नंबर 2, प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। सिर्फ ज्यादा खिला देने से कैकेक्सिया नहीं रुकती, टारगेटेड न्यूट्रिशन भी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट, कैलोरीज डेंस फूड, स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील्स, ऐसे डाइट पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि हो गया ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें EPA और DHA रहती है, जो मसल्स को ग्रो करता है और मसल्स ब्रेकडाउन को रोकता है। विटामिन्स और मिनरल्स पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि विटामिन D और जिंक लिया जा सकता है। ये सब न्यूट्रिशंस मसल्स लॉस को स्लो करने के साथ साथ बॉडी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं। नंबर 3, एपेटाइट लॉस को ट्रीट करना। अगर पेशेंट खाएगा नहीं तो कैकेक्सिया रुकेगी नहीं। अगर एपेटाइट को मेंटेन नहीं करा गया तो कैकेक्सिया बढ़ सकती है। इसीलिए एक डॉक्टर की सुपरविजन में एपेटाइट स्टिमुलेंट लिया जा सकता है, जो भूख को बढ़ाएगा और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है टेस्ट का चेंज होना। टेस्ट चेंज का ध्यान रखना कैकेक्सिया में इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली एपेटाइट, फूड इंटेक और मसल सेल्स से जुड़ा होता है। अगर टेस्ट का चेंज होने लगे तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। नंबर 4, मसल्स प्रिजर्वेशन। मसल्स को बचा कर रखने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना होगा और बेड पर कंप्लीट रेस्ट लेना अवॉइड करना होगा। फिजियोथेरापी और मोबिलिटी मेंटेनेंस करने में फोकस करना होगा। जिन लोगों को फिजियोथेरापी क्या है नहीं पता, फिजियोथेरापी मतलब शरीर की मांसपेशियों, जोड़ों और मूवमेंट को बनाए रखने या सुधारने की साइंटिफिक एक्सरसाइजेस। ये हैवी जिम नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड मेडिकल एक्सरसाइजेस है। और मोबिलिटी मेंटेनेंस का मतलब रोजमर्रा की मूवमेंट एबिलिटी को बचा कर रखना, जैसे उठना, बैठना, चलना, बेड से चेयर तक जाना। नंबर 5, हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक बैलेंस बनाए रखना। कार्टिसोल मसल्स प्रोटीन को तोड़ता है। कार्टिसोल को मेंटेन रखने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार की पेन, एंजाइटी, इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको कंट्रोल करें और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाव करें अपने आप को। अभी चलिए जानते हैं कैकेक्सिया की कौन कौन सी ऐसे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिससे क्योर हो सकता है। अगर सच बताऊं तो कैकेक्सिया की कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें कैकेक्सिया क्योर हो सके, बस इसी को कंट्रोल करा जा सकता है, जो मैंने पिछले 5 स्टेप्स बताए उसको फॉलो कर। इसके साथ डॉक्टर्स अंडरलाइंग डिजीज को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरापी का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को कितना इन्फॉर्मेटिव लगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।